मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे, क्या अन्नामलई 2024 में तमिलनाडु के स्टार होंगे? क्या मोदी उनके भविष्य को लेकर चिंतित है? ऐसी कुछ बातें एक विषय को लेकर निकल रही हैं। आपने भी अभी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला किया है कि जैसे ही 30 मई को चुनाव प्रचार बंद होगा, मोदी जी उसी समय होशियारपुर में उनकी अंतिम रैली है, उसके बाद वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, जो कि एक स्मारक स्थल है स्वामी विवेकानंद का, क्योंकि मोदी जी के आइडियल भी स्वामी विवेकानंद है और यूथ का आइडियल भी जो होना चाहिए वो स्वामी विवेकानंद ही है। तो वहां पर ध्यान साधना वो 1 जून तक करेंगे, क्योंकि जब चुनाव का अंतिम समय होता है तो लोगों की धड़कनें बड़ी होती हैं, क्या होगा, क्या परिस्थितियां होंगी। बहुत बड़ी बड़ी बैठकें भी लोग करते हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, कि कुछ किंतु परंतु होगा तो हमें क्या करना होगा। लेकिन मोदी जी का एक ट्रेंड है, उस समय मोदी जी पिछली बार जैसे आपने देखा होगा, पोलिंग वाले दिन अंतिम समय में केदारनाथ की गुफा में जाकर बैठ गए थे, बिल्कुल एक ध्यान अवस्था और बिल्कुल रिलैक्स, जैसे कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ध्यान में जाता है। तो नई पारी को, क्योंकि ये समय आराम का, इसके बाद 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो उसके बाद फिर काम पे लग जाना है, तो ये समय पूरी तरह 1-2 दिन अपनी आंतरिक ऊर्जा, जिसको राहुल गांधी नहीं समझ सकते, क्योंकि पीछे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे भगवान ने स्पेशल एक रूप में यहाँ भेजा है कि जाओ काम करो, क्योंकि नरेंद्र मोदी का शरीर ऐसा काम नहीं कर सकता। हम लोग भी जब कभी कोई विषय होता है तो हम कहते हैं कि ये काम तो मेरे बस का नहीं, तो भगवान ने ही कर लिया। हर सनातनी, एक हिंदू, एक भारतीय जो भगवान को मानने वाला व्यक्ति होता है, वो यही कहता है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ऐसा आपने भजन भी सुना होगा। लेकिन एक मूर्ख प्राणी ही कहूंगा, जो भारतीय संस्कृति को समझता नहीं और देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, राहुल गांधी, वो इसी बात का मजाक उड़ा रहा है कि नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, उनको तो भगवान ने भेजा है। लगता है उनको अवतार के बारे में पता नहीं है कि अवतार की भी एक परंपरा है। हम लोग अपने गुरुओं को, जबकि वो भी सह शरीर है, हम उनको भगवान की तरह मानते हैं कि इनमें कोई भगवान ने विशिष्ट गुण दिए हैं। इसलिए व्यक्ति को भी कभी कभी ये लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता था, लेकिन भगवान मेरे से ये काम करवा रहा है। लेकिन राहुल गांधी को इन बातों की समझ नहीं है। तो मेरा जो कहने का अभिप्राय है कि कैसे मोदी जी ये समय निकाल कर ध्यान साधना की ओर जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, और आपको पता होगा कि इस बार चुनाव का फोकस पूरी तरह नरेंद्र मोदी ने शुरू में जितनी मेहनत, चाहे उसमें सीट 2-3 आएंगी, 4 आएंगी पूरे तमिलनाडु में, लेकिन पूरा फोकस मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के समय से पहले से ही रामेश्वरम जाना, तमिलनाडु पे रखा। क्यों रखा? क्योंकि तमिलनाडु यानी कि साउथ के अंदर विजय प्राप्त करना। नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, अब बन जाएंगे, उसके बाद क्या लेना, लेकिन अपनी आने वाली पीढ़ी यानी कि संगठन की और देश के विषय पे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण को जोड़ना, कि कैसे नॉर्थ का व्यक्ति दक्षिण के साथ कनेक्ट होता है। जब तक भाजपा दक्षिण की पार्टी नहीं बनेगी तो ये कनेक्टिविटी नहीं आएगी। देश हित के लिए इतने बड़े बड़े फैसले करना कि चाहे वहां पर सीट 3-4 आए, लेकिन उनके साथ संवाद करना। क्योंकि आपको देखा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत बार तमिलनाडु, रामेश्वरम, कन्याकुमारी जाने का बड़ा सौभाग्य मिला है, और जिस शिला पर मोदी जी अब ध्यान करेंगे वहां भी मुझे 2-3 बार जाने का मौका मिला। वो समुद्र के अंदर ही होकर जाना पड़ता है। तो कनेक्टिविटी जोड़ना, वो लोग हम लोगों से, उत्तर भारतीयों से किसी समय तो बहुत ज्यादा एक नफरत का भाव था।
क्योंकि एक एजेंडा चलाया गया अंग्रेजों से लेकर अब तक चलता रहा कि जो उत्तर भारत के लोग हैं वो आर्य हैं और साउथ के द्रविड़नम है, और द्रविड़ लोग ही असली हिंदू हैं और इस देश के मालिक हैं। आपने सुना होगा कई मुस्लिम स्कॉलर टीवी पर जब डिबेट में बैठते हैं तो वो भी यही चर्चा करते हैं। लेकिन मोदी जी ने केवल इसीलिए, क्योंकि अब तो चुनाव हो गया, अब कन्याकुमारी 2 दिन जाके रहने का भी कोई उसमें चुनाव में असर तो नहीं होता। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मोदी जी कोई भी फैसला किंतु परंतु में नहीं करते। मैं पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर हेलीकॉप्टर की पंखड़ी घूमती है, मेरे एक मित्र ने अच्छी बात कही कि तब भी मोदी जी सोचते हैं कि इन 3-4 मिनट 2 मिनट में उसका कितना फायदा उठा लिया जाए। यानी मोदी जी हर क्षण कोई ना कोई, जो कोई भी काम होगा तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई नीति रणनीति जरूर रहती है। अब मोदी जी वहां से जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, चुनाव प्रचार बंद है, 31 तारीख को बंद हो जाएगा, लेकिन 30 को शाम को लेकर और 1 तारीख तक ये चर्चा रहेगी। और पूरे साउथ यानी तमिलनाडु का भी जो केंद्र आकर्षण का रहेगा वो कन्याकुमारी। और आपको बताऊं कि संघ ने बड़ी मेहनत करके, बड़े कार्यकर्ता लगे, तो उन्होंने ही वो स्मारक जो वहां पर है उसका निर्माण किया। और स्वामी विवेकानंद का जो जुड़ाव है वो पश्चिम बंगाल में भी है। आपने देखा होगा कल रात को नरेंद्र मोदी जी ने रोड शो किया कलकत्ता के अंदर, तो उसमें स्वामी विवेकानंद जी के मूर्ति के पास, उनके विग्रह के पास जाकर ही उनको माल्यार्पण किया और वो मैसेज दिया। और पीछे ममता बनर्जी ने भी जो संत हैं वहाँ के, रामकृष्ण परमहंस के वहाँ के लोगों को भला बुरा कहा, और उन वहाँ के कलकत्ता के संतों ने एक आक्रोश प्रदर्शन भी ममता बनर्जी के खिलाफ किया। तो ये बातें जुड़ती जा रही हैं, क्योंकि अगले चरण में जो 9 लोकसभा सीट हैं, जैसे कलकत्ता पूर्व, कलकत्ता उत्तर, कलकत्ता दक्षिण, जादवपुर और डायमंड हार्बर, ये सब ये 9 सीट हैं। वो 9 की 9 सीट पिछली बार ममता बनर्जी की टीएमसी ने जीती थी। मोदी जी ने वहां रोड शो किया है, लेकिन उसका भी एक मैसेज है। और एक और बात बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी का जो नाम है, स्वामी विवेकानंद जी का भी जो संन्यास से पूर्व का नाम है, वो नरेंद्र ही है। वो भी एक मैच करता है, कैसे विषय घूमता है। और उसके बाद लोग सोचते हैं कि अभी बैठक उन्होंने बुलाई है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी, कि बैठेंगे, उसकी चर्चा करता हूं। लेकिन आप ये देखो कि फिर कन्याकुमारी में जाना, साधना कहीं और भी हो सकती थी, लेकिन इस विषय को जोड़ना। लेकिन बहुत से लोग अब चुनाव के बाद रिलैक्स हो जाएंगे। किसी की, मैं तो सुना कि उद्धव ठाकरे तो फौरन जा ही चुके हैं, 1 तारीख की वो बैठक में नहीं आने वाले। लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे काम करते हैं, कैसे उनके अंदर, वाकई में वो भगवान वाली बात है कि कैसे उनके शरीर के अंदर मशीनरी काम करती है। उनका विजन केवल कन्याकुमारी बैठकर तपस्या करना ही नहीं है, उसके बोनस में तमिलनाडु है। चुनाव तब हो चुका, लेकिन आगे की रणनीति के लिए भी केवल तमिलनाडु में फोकस करना है। और वहां पर इस समय एक जबरदस्त चेहरा अन्नामलाई के रूप में जो मिला है, उसका भी उपयोग करना, उसको भी ताकत बढ़ाना, क्योंकि अब सारा फोकस वहां होगा। तो अन्नामलाई के ऊपर भी एक फोकस जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो इकोसिस्टम है खान मार्केट और ऐसे लोगों का, एक चर्चा चलती है आजकल भाई कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी पीक पर चली गई है, अब इससे आगे कहाँ जाएगी, कम ही होना है। तो इसमें एक बड़ा मामला आता है महाराष्ट्र का कि 41 सीट आई थी। कोई ये नहीं सोचता कि भाजपा को केवल 23 सीट आई थी, 48 में भाजपा केवल 23 सीट आएगी। लेकिन जब नुकसान की बात आएगी, भाजपा के टोटल नहीं गिनेंगे, बोले एनडीए को तो नुकसान होगा ही होगा पश्चिम महाराष्ट्र में, लेकिन वो भाजपा को कितना नुकसान होगा उस पर चर्चा कम करेंगे। इसी प्रकार से एक विषय आता है बिहार का। बिहार में हमेशा एक बात कहेंगे, एनडी 40 में से 39 सीट तो जीत ही गया था, तो जो 39 सीट भाजपा ने जीती अब उसकी कमी होनी है, क्योंकि किशनगंज एक ऐसी सीट है वो 68% उसमें मुस्लिम डोमिनेट है, तो वो सीट वही जीतेंगे।
लेकिन ये नहीं पता बाकी कितनी सीटें कम होंगी, लेकिन वहां भाजपा केवल 17 यानी 17 सीट पर ही जीत पाई थी। भाजपा 17 पर लड़ी, 17 जीती, और अब भी भाजपा 70 सीट पर लड़ रही है। भाजपा का कितना नुकसान होगा इस पे कोई चर्चा नहीं, लेकिन एनडीए वाला विषय भी कि भाजपा को तो उत्तर भारत में नुकसान हो रहा है सीटों में। तो ऐसा एक प्रोडक्शन, ऐसा एक नैरेटिव चला जाता है। उसी में एक बहुत बड़ा नैरेटिव चलाया गया कि इसकी मेहनत, किसकी मेहनत? तेजस्वी यादव की। आप देखेंगे कि इस समय एक बड़ा इकोसिस्टम तेजस्वी यादव को, जिन्होंने बिहार में जंगल राज में बदल दिया, एक नेता बनाने का बिहार में प्रयास कि बड़ी टक्कर ले रहे हैं मोदी के सामने और तेजस्वी यादव, जबकि तेजस्वी यादव 23 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पिता की एक पूरी विरासत है लालू यादव की, और उनके पक्ष में सदा एक समीकरण रहा है, मुस्लिम यादव समीकरण, और पिछले कितने चुनाव में देखना उस समीकरण से आगे उनको वोट नहीं मिल रहा। पिछली बार 0 सीट है 2019 में, तब भी मेहनत बहुत की थी, यानी उस समीकरण से आगे कुछ नहीं मिल रहा। और बातें होंगी कि तेजस्वी यादव एक बहुत बड़े नेता बन के उभर रहे हैं। 40 सीट है, भाजपा के 39 मिली थी एनडीए, और ऐसे ही उसमें तमिलनाडु में भी 40 सीट है, और 20 सीट केरल में है, 2 स्टेटों में। उसमें 60 में से 59 सीटें इस इंडी गठबंधन के पास थी। वहां कोई चर्चा नहीं कर रहा पूरे देश में, कोई यूट्यूबर, कोई टीवी वाला, कि कांग्रेस साउथ में, बोले साउथ में बढ़ जाएगी, साउथ में बढ़ेगी, बीजेपी घटेगी। साउथ में एक स्टेट है बढ़ेगी, जिसमें कर्नाटक में 2, 4, 5 सीट की बात है, लेकिन जो 60 सीट हैं, जैसे ये बिहार की चर्चा करते हैं, मैंने आज तक किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ को यह चर्चा करते हुए नहीं सुना कि उन 60 में से जो 59 सीट कांग्रेस और इंडी अलायंस के पास है, उसमें से वो कितनी बढ़ेंगी। जबकि अगर बिहार में सीटें घटेंगी तो वहां से भी तो 59 में से सीटें घटेंगी। मुझे लगता है कि केवल केरल में ही, जैसे कि त्रिशूर सीट सुरेश गोपी वाली और त्रिवेंद्रम वाली, ये 2 सीट तो मुझे लगता है कि भाजपा के जीतने के चांस ज्यादा है। इसी तरह 3-4 सीट तमिलनाडु में भाजपा की, और 3-4 सीट जो मुझे लगता है कि अदर्स की, जो भाजपा के साथ पलानीस्वामी और पनीर सेल्वम और वासन, दयानिधि, इस प्रकार के कुछ साथी उनके लड़ रहे हैं, तो वो भी जीतने वाले हैं 7-8। उस माइनस का इस पूरे चुनाव में कोई फर्क नहीं, जबकि 36 से लेकर 38-39 सीट तक दोबारा 36 से नीचे नहीं जाने वाली बिहार में एनडीए, उस पर बड़ी चर्चा करेंगे। तो तेजस्वी को नेता बनाना, लेकिन उस व्यक्ति का आप कल्पना करेंगे 36 साल की नौकरी उम्र में वो व्यक्ति इतनी बड़ी पढ़ाई करके आईपीएस अधिकारी, जिसको सिंगम बोलते थे कर्नाटका में, उसको छोड़कर, नौकरी छोड़कर उस धारा में बहा जहां बीजेपी नाम की कोई चीज नहीं है, 1.5 से 2% मत है, उसको हिंदुओं की हिंदीवादी पार्टी कहा जाता है, जिसका साउथ में तमिलनाडु में विरोध है। उसके बावजूद वो अन्नामलई भाजपा ज्वाइन करता है, प्रदेशाध्यक्ष बनता है। आज भी उसकी उम्र केवल 39 साल है। 236 सीट, 236 विधानसभा सीटों पर उसने एक विधानसभा का दौरा किया लोकसभा से पहले। आज वो कितना बड़ा स्टार है, धारा के विपरीत बहने वाला व्यक्ति 39 साल का। इधर तेजस्वी केवल 9वीं फेल है, और बात करते हैं बड़ी बड़ी, इसको हीरो बनाएंगे। यानी कि एक इकोसिस्टम कितना बड़ा, कहां कल्पना करेंगे, जिस व्यक्ति की पार्टी 2% हो, और नरेंद्र मोदी और अन्नामलाई की जोड़ी ने उसको इतना बड़ा एक तमिलनाडु में बूम दिया, वोट प्रतिशत और सीटों में भी देखेंगे। और एक व्यक्ति की पार्टी जिसका सदा से 20-20 साल से राज रहा है बिहार में, उसके पिता का, उसकी माता का, और उसने भी अब नीतीश के साथ सरकार भी बनाई, और उसके पास एक बहुत बड़ा यानी कि 30% का जंक, मुस्लिम और यादव का 30% का, वो कभी 35 पार नहीं किए, 2-4% वोट ही उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो उसको नेता बनाना और अन्नामलई को दबाना। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी का वहां जाना
ये भी एक पूरा इस चक्कर को घुमाएगा। और अन्नामलई की ताकत आप देखना 2024 में चुनाव का परिणाम तमिलनाडु में कुछ भी हो, एक बहुत बड़ी शक्ति अन्नामलई। रिसर्च करना उस व्यक्ति के बारे में, क्या ताकतवर व्यक्ति है वो, क्या उसकी काम करने की क्षमता है। जैसे आप मोदी जी को देखते हो, योगी जी को देखते हो, वो भी एक जबरदस्त, एक क्लेवर का व्यक्ति अन्नामलई। क्योंकि देखता हूं तो मेरा मन हुआ कि अन्नामलई के बारे में बात करें, एक बार पहले भी की थी तो मन हुआ, और उसमें ही फिर ये विषय निकल कर आया कि किस तरह से ये घालमेल चल रहा है। और मोदी जी का वहां जाना, मेरे अंदर से भी एक आवाज आई कि इसके पीछे भी अगला चुनाव मोदी जी ने तमिलनाडु फतेह करने का टारगेट पहले कर दिया। जैसे बंगाल में स्थितियां बनाई थी, 0 से ऊपर उठी, बेशक सरकार नहीं बनी, लेकिन भाजपा अपने दम पर तब भी 38% विधानसभा में भी वोट लिए थे। और आज तो भाजपा पश्चिम बंगाल में 45% वोट से भी ज्यादा लेने वाली है बंगाल में, और सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। तो मोदी जी ये कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि खड़गे जी ने भी एक बैठक बुलाई है 1 तारीख को। कई लोगों ने कहा कि ये बैठक बुलाई है, कोई इनकी सरकार बननी है, ये कैसा मामला है। मैंने कहा सरकार कुछ नहीं बननी, क्योंकि 31 तारीख को इसलिए इन्होंने सब गठबंधन को बुलाया, उसमें ममता बनर्जी ने भी आने से मना किया है, और उद्धव ठाकरे हैं नहीं, और भी पार्टी नहीं आएगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में ही है, और दोपहर के समय की बैठक है, कोई टेंट तो लगेगा नहीं, एक होल कमरा होगा, उसमें वो 10, 15, 20 लोग ही बैठ पाएंगे। उनको भी पता है ज़्यादा लोग आएंगे नहीं उस बैठक में। लेकिन शाम को एग्जिट पोल होगा, उसकी रणनीति क्या करनी है कि 4 को फैसला आएगा, और मोदी जी को कास कोसने की रणनीति बनाई। और उसमें एक मामला और भी है। आपने एक बचपन में भी कहावत सुनी होगी, या एक कहानी चलती है कई बार, कि एक बारी जब शेर बार बार राज करता है, जंगल का राजा शेर है, तो सबकी बैठक हुई शेर के अलावा कि हर बारी जंगल का राजा तो शेर बन जाता है, जैसे मोदी जी बन रहे हैं 2002 से, तो हम देख ही रहे हैं मोदी जी कोई चुनाव हार नहीं रहे, और पिछले 10 साल से भी प्रधानमंत्री और आगे भी तैयारी है। तो जंगल में सबने बैठक की कि हर बार राजा बन जाता है, इस बार राजा बदलो। तो उन्होंने कहा कि चलो बंदर को राजा बना देते। तो बंदर को राजा बनाया। जैसे ही बंदर राजा बना, तो राजा बनने के बाद वो इस टहनी पर कूदे, कभी इस टहनी पर, इस टहनी पर, इस टहनी पर कूदता रहा। तो उन्होंने कहा बाकी साथियों ने, भैया कुछ कर तो ले, तेरे को राजा बनाया, कुछ तो कर ले। बोला जो मुझे आता है वो मैं कर तो रहा हूं, मुझे तो इधर से इधर, इधर से इधर ही कूदना आता है, मेरा तो यही काम है, वो मैं कर रहा हूं। तो इन लोगों को कुछ तो करना ही है, इसलिए बैठक बुलाई है। अब ईवीएम पे दोष देना है हार के बाद, या संविधान वाला जैसे विषय चल रहा था तो क्या कहना है। तो इसलिए उन लोगों ने हरे मन से ही एक बैठक बुलाई है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि अन्नामलई जैसा व्यक्ति एक भाजपा के लिए, क्योंकि हर स्टेट में एक एसिड चुनाव में मिलता है, जब भी किसी को कोई कार्यकर्ता तैयार करता है, तो अन्नामलई की भूमिका केंद्र सरकार में भी अब आप देखेंगे जबरदस्त रहने वाली है। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर अगले अंक में नई बात के साथ मिलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।